हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल से हाई टू स्टडी चेष्टा वाशने। सो गाइस, लास्ट 3 वीडियो में हम लोगों ने क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को अच्छे से समझा था, जिसके अंदर हमने पहली वीडियो में क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ा था, एजम्पशंस पढ़ी थी। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी को पढ़ा था एंड थर्ड वीडियो में हम लोगों ने कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी को पढ़ा था। आई होप आपने वो तीनों वीडियोस अच्छे से समझी और आपको समझ आई। लीस्ट अगर नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, पूरी प्लेलिस्ट गिवन है, वहां से आप उन तीनों वीडियोस को समझ सकते हो। सो अब जैसे कि हम क्लासिकल थ्योरी को कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, अब हम इस वीडियो में कवर करेंगे मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड दोनों में जो डिफरेंस है हम वो भी कवर करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट अस बिगिन विद द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। पहले स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से कि बेसिकली मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है क्या, कैसे इमर्ज हुई। द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज हेक्सर-ओलन थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी को ही हम हेक्सर-ओलन थ्योरी कहते हैं। आपके एग्जाम में दोनों तरीके से ही क्वेश्चन आ सकता है कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सप्लेन करो या फिर हेक्सर-ओलन थ्योरी को एक्सप्लेन करो, तो सेम आंसर आप लिखोगे जो हम इस पूरी वीडियो में समझेंगे। और हाँ, ये वीडियो में भी थोड़ी सी लंबी हो जाए क्योंकि इस वीडियो में हम क्रिटिसिज्म और उससे पहले जो भी क्राइटेरिया रहे हैं थ्योरी के, एग्जाम्पल्स, एजम्पशंस, सब कुछ इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। बट फिर भी अगर मुझे लगता है कि वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है तो उसका पार्ट 2 बना देंगे। ओके, तो देखो, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को ही हम हेक्सर-ओलन थ्योरी कहते हैं। ओके, इट वाज प्रोपोनेटेड बाय स्वीडिश इकोनॉमिस्ट हेक्सर इन 1919। बेसिकली इसको हेक्सर-ओलन थ्योरी क्यों कहते हैं ये इधर हम समझेंगे, क्योंकि एक स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था हेक्सर। उन्होंने 1990 में इस थ्योरी को बनाया। अब बनाया इन आर्टिकल मतलब एक बेसिकली उनका एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा था जिसके अंदर उन्होंने इस थ्योरी के बारे में बताया था 1919 में। एंड लेटर हिज डिसिपल मतलब उनके शिष्य, उनके स्टूडेंट जो थे बर्टाइल ओलेन, ओलेन उनका सरनेम है। और यहाँ हमने हेक्सर ओलेन इसलिए लिखा है क्योंकि हेक्सर यानी कि जो 1919 में जिन्होंने प्रपोंड किया अपने आर्टिकल में, और ओलेन जो उनके शिष्य थे, इन दोनों की थ्योरी को, इन दोनों के थॉट्स को मिलाकर ये थ्योरी पूरी करी जाती है, इसलिए हम इसको हेक्सर-ओलन थ्योरी भी कहते हैं। उन्होंने क्या करा, इनके शिष्य ओलेन ने, कि जो भी उस टाइम पर हेक्सर ने आर्टिकल में एक थ्योरी दी थी उसको करेक्ट किया और पब्लिश्ड किया एक रिसर्च पेपर में 1924 को। ठीक, लेटर डेट थ्योरी वॉज पब्लिश्ड इन हिज बुक। अब हिज बुक से मतलब यहाँ पर ओलेन की एक बुक थी जिसका नाम था इंटरनेशनल एंड इंटर रिलीजन ट्रेड। उसमें ये बाद में पब्लिश्ड भी हुई, ये प्रॉपर एक थ्योरी के रूप में पब्लिश्ड हुई 1933 में ओलेन की बुक इंटरनेशनल एंड इंटर रिलीजन ट्रेड में। आई होप आपको इतना समझ आया। फर्दर, एज अदर थ्योरीज पब्लिश्ड टू, मतलब जो भी और थ्योरीज पब्लिश्ड की गई थी, कॉन्ट्रोडिक्ट्स द अदर एंड प्रीवियस थ्योरी। जो भी थ्योरीज पब्लिश की जाती थी ना, वो अपनी से पहले जितनी भी थ्योरी हुआ करती थी उनको अपोज करती थी कि भाई हमसे पहले इसने, इस इकोनॉमिस्ट ने ये बताया, ये चीज गलत है, ये चीज यहाँ पर कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं हम, और हम अब एक नया मेथड निकाल के दे रहे हैं। जैसे क्लासिकल थ्योरी में मैंने बताया था कि मर्केंटलिज्म थ्योरी उसका बेस है, बट एडम स्मिथ ने मर्केंटलिज्म थ्योरी का अपोज किया और एक नई थ्योरी दे दी जो कि वो हो गई क्लासिकल थ्योरी। बट ये वाली जो थ्योरी है ये किसी भी थ्योरी का अपोज नहीं करती, इससे पहले जो भी थ्योरीज आई उनका अपोज नहीं करती, बल्कि सपोर्ट करती है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का, दैट इज कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी। अब क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर 3 थ्योरी आती हैं जिसमें से एक है कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी। ये कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी का सपोर्ट करती है हेक्सर-ओलेन की थ्योरी। अब ये थ्योरी है क्या? सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर इज अ डिफरेंस इन फैक्टर एंडोमेंट्स, इसका मतलब एबिलिटी या अवेबिलिटी, अमंग डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। बेसिकली इस थ्योरी के हिसाब से ये बोला गया कि हर एक कंट्री में फैक्टर एंडोमेंट्स का डिफरेंस रहता है। एंडोमेंट्स मतलब अवेबिलिटी, कि एक फैक्टर एक कंट्री में ज्यादा अवेलेबल है बट ऑन द अदर हैंड वही सेम फैक्टर दूसरी कंट्री में कम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया द क्वांटिटी ऑफ लेबर इज हाई, क्योंकि इंडिया में लेबर बहुत ज्यादा है इसलिए हम उसको लेबर इंटेंसिव कंट्री कहते हैं। वाइल चाइना में क्वांटिटी ऑफ कैपिटल इज हाई, वहां लेबर नहीं है, वहां सारा काम मशीनरी से थ्रू होता है, कैपिटल के थ्रू होता है। मतलब सब कुछ आप जानते हो ऑलरेडी कि चाइना में कैसे सारा काम रोबोटिक एआई के थ्रू होने लगा है। तो अब यहाँ क्या बोला गया इस थ्योरी में कि हर एक कंट्री में फैक्टर एंडोमेंट्स अलग अलग है, किसी में कोई फैक्टर ज्यादा है, किसी में कोई फैक्टर कम है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इंडिया में लेबर हाई है तो चाइना में कम है, चाइना में कैपिटल हाई है तो इंडिया में कम है। समझे?
This difference in the availability of factor in different countries cause the change in price of the factors in different countries. Basically अब ये जो डिफरेंस आ जाता है ना कि किसी कंट्री में लेबर ज्यादा है तो दूसरे में कम है, किसी में कैपिटल ज्यादा है दूसरे के में कम है, तो यही जो डिफरेंस है डिफरेंट कंट्री में, उसकी वजह से फैक्टर में भी, फैक्टर की प्राइस में भी चेंज आ जाता है. जैसे इंडिया में अगर लेबर हाई है तो इंडिया में लेबर की प्राइस बहुत कम होगी, वहीं चाइना में लेबर नहीं है तो चाइना में लेबर की प्राइस हाई होगी. और इसी का उल्टा करें तो चाइना में कैपिटल हाई है तो वहां कैपिटल की प्राइस कम होगी इफ कंपेयर टू इंडिया, क्योंकि इंडिया में उसकी अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है. फैक्टर एंडोमेंट ऑफ कैपिटल इंडिया में उतना अवेलेबल नहीं है जितना चाइना में है. और वहीं अगर लेबर्स की बात करें तो इंडिया में लेबर्स उतने अवेलेबल हैं जितने चाइना में नहीं है. तो यही जो चेंज है, यही जो डिफरेंस है, उसकी वजह से जो फैक्टर्स हैं, चाहे लेबर हो, चाहे कैपिटल हो, मशीनरी हो, कुछ भी हो, उनकी प्राइसेस में भी चेंज आ जाता है एज पर द कंट्री टू कंट्री. वो डिफर कर रहे हैं इसलिए उनकी प्राइसेस भी डिफरेंट रहेंगी. अब सोचने वाली बात है कि अब जब प्राइसेस फैक्टर्स की चेंज है तो उसका इंपैक्ट गुड्स पे तो पड़ेगा ना. गुड्स पे तो पड़ेगा. कैसे पड़ेगा देखो, इंडिया और चाइना की अगर मैं बात करूं, हम यहाँ लेबर की, हम कैपिटल की बात करते हैं तो चाइना में तो हाई है बट इंडिया में लो है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इंडिया में जो कैपिटल पे खर्चा होगा वो हाई हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. और चाइना में कैपिटल पे खर्चा कम ही होगा क्योंकि यहाँ सस्ती है, यहाँ पे ज्यादा है इसलिए, जिसकी वजह से जो गुड होंगे वो चाइना में सस्ते मिलेंगे, चीप मिलेंगे, और इंडिया में मिलेंगे महंगे. समझ रहे हो बात को? वही चीज यहाँ पर है कि अगर डिफरेंट कंट्रीज में फैक्टर एंडोमेंट्स अलग है जिसकी वजह से उनकी प्राइस पे इंपैक्ट पड़ता है फैक्टर की प्राइस पर, और वो डायरेक्टली कॉज करता है हमारे कॉस्ट, गुड्स की कॉस्ट पर. ठीक है, मतलब अगर जैसे जितना ज्यादा फैक्टर पे पैसा लग रहा है उतना ज्यादा कवर अप इंसान अपने गुड से करेगा. कि जैसे मैं ही हूं, मैं इस पेन को प्रोडक्ट करती हूँ, मतलब प्रोड्यूस करती हूँ. ठीक है, अब मुझे अगर इस पेन में 20 रुपए लग रहे हैं तो मैं ये चाहूंगी ना कि मुझे 20 रुपए वसूल भी हो जाए, तो मैं कॉस्ट भी इसकी हाई रखूंगी. समझ रहे हो? हेंस दिस थ्योरी स्टेट्स द मेन कॉज ऑफ डिफरेंस इन कंपेरेटिव कॉस्ट इज द डिफरेंस इन द फैक्टर एंड्यूमेंट्स. ये बेसिकली ये बोलती है कि जो भी डिफरेंस रह रहा है कंपैरेटिव कॉस्ट में, मतलब अगर हम एक गुड को दूसरे से कंपेयर करके जो कॉस्ट का डिफरेंस देखते हैं कि जैसे ये पेन अगर 20 रुपए का है तो दूसरा पेन अगर 10 रुपए का है, तो इन ये 20 और 10 का जो डिफरेंस हुआ, 10 रुपए का जो डिफरेंस हुआ, ये डिफरेंस फैक्टर एंड्यूमेंट्स की वजह से अराइज होता है. ये थ्योरी ऐसा कहती है क्योंकि फैक्टर अलग अलग हैं, अलग अलग चीजें अलग अलग कंट्री में इन्वॉल्व होती हैं, इसी वजह से प्राइस पर इंपैक्ट पड़ता है एंड देन वो गुड्स पे भी इंपैक्ट पड़ता है. तो जो भी डिफरेंस है कंपैरेटिव कॉस्ट का वो फैक्टर एंड्यूमेंट्स की वजह से है. विच मीन्स लेबर रिच कंट्रीज यानी कि जैसे इंडिया विल इंपोर्ट लेबर इंटेंसिव गुड, एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव गुड, वाइल कैपिटल रिच कंट्रीज विल एक्सपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव गुड. अब इंडिया से हम लोग मोस्टली क्या एक्सपोर्ट करते हैं? अनाज, एग्रीकल्चर से जो भी चीज मिल रही है, और वहां क्या ज्यादा यूज हो रहा है? लेबर, क्योंकि इंडिया एक लेबर इंटेंसिव कंट्री है. वहीं चाइना से हमारे यहाँ पर क्या इंपोर्ट होता है? मतलब बेसिकली चाइना क्या एक्सपोर्ट करता है? पेन या कोई टेक्नोलॉजी की चीजें, फोन्स और लैपटॉप्स और पता नहीं क्या क्या, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है. वो सारी चीजें कैपिटल इंटेंसिव होती हैं क्योंकि वो कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है. तो बेसिकली जो लेबर इंटेंसिव कंट्री होगी वो लेबर जहां ज्यादा यूज हो रहा है वो गुड्स एक्सपोर्ट करेगी और कैपिटल वाले इंपोर्ट करा लेगी. और वहीं इसका अपोजिट हो जाएगा, जो कैपिटल इंटेंसिव होंगे वो कैपिटल इंटेंसिव एक्सपोर्ट करेंगे एंड लेबर वाले गुड्स जो है वो इंपोर्ट करा लेंगे. इसी को मैंने एक सिंबॉलिक वे में समझाया है कि लेबर रिच कंट्रीज जहां पर लेबर ज्यादा है वो एक्सपोर्ट करेंगे लेबर इंटेंसिव गुड्स, एंड कैपिटल रिच कंट्रीज जहां पर कैपिटल ज्यादा है वो एक्सपोर्ट करेंगे कैपिटल इंटेंसिव गुड्स. आई होप ये थ्योरी है क्या आपको समझ आया. अगर नहीं आया, अभी भी कहीं पे हल्का फुल्का डाउट है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं ट्राई करूंगी आपको क्लियर करूं. ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. क्या क्या एजम्पशंस हैं इस थ्योरी की. सो पहली एजम्पशंस अगर हम देखते हैं तो इट इज बेस्ड ऑन 2x2x2 मॉडल, विच मीन्स 2 countries 2 commodities 2 factors. क्लासिकल थ्योरी जब हमने देखी थी उसमें खाली 2x2 मॉडल था कि 2 कंट्री होंगी और 2 ही गुड्स होंगे, 2 ही कमोडिटीज होंगी. बट यहाँ पर 2x2x2 मॉडल है कि कंट्री 2 होंगी, गुड्स भी 2 होंगे और फैक्टर भी 2 होंगे. और वो 2 फैक्टर कौन से होंगे? कैपिटल एंड लेबर. ठीक. There is a same production function for each commodity in both countries. जो भी 2 commodities दोनों countries produce कर रही हैं, दोनों के लिए same production function use होगा. Factors are mobile within the country but immobile within the 2 different countries. अब ये मैंने यहाँ बहुत short में लिखा है बट इसका मतलब थोड़ा सा deep है. क्या? Factors are mobile within the country
बट इमोबाइल इन डिफरेंट टू कंट्रीज। जैसे अगर मैं लेबर की बात करूं और कैपिटल की बात करूं, तो इंडिया में तो मोबिलिटी है, लेबर की भी है भाई, कैपिटल की भी है थोड़ी बहुत। बट विद इन द टू कंट्रीज की अगर मैं बात करूं, इंडिया एंड चाइना, तो चाइना के लिए लेबर कम है, इंडिया के लिए कैपिटल कम है। मतलब विद इन द कंट्री अगर हम देख रहे हैं तो दोनों चीजें हमारे लिए अवेलेबल है, दोनों चीजें मोबाइल है, फैक्टर्स मोबाइल है। बट विद इन द टू कंट्रीज, टू डिफरेंट कंट्रीज का अगर हम कंपेरिजन करें तो इमोबाइल है। ठीक है, मतलब कमी तो है, किसी में एक कोई फैक्टर ज्यादा है तो किसी में दूसरा फैक्टर कम है। ठीक, कंपेयर करा जाए तो देयर इज अ सिचुएशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इन ऑल द मार्केट। पूरे मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन रहेगा और there is no restriction and no government interpretation in the trade, that is free trade situation। यही सेम एक एजम्पशन क्लासिकल थ्योरी में भी है कि भाई गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लग रही, कोई टैक्स नहीं लग रहा, क्वाटा नहीं लग रहा, फ्री ट्रेड है, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट फ्रीली कर सकते हो, कोई इतना कुछ नहीं है गवर्नमेंट की, ना कोई डिस्ट्रिक्शन है ना ही उसका कोई इंटरप्रिटेशन है। द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स आर आइडेंटिकल। जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस होगा कंज्यूमर का, कि एक या दो से ज्यादा कंज्यूमर्स को जो भी चाहिए वो आइडेंटिकल रहेंगे। द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो भी टेक्निक रहेगी प्रोडक्शन करने में गुड्स के, वो सेम रहेंगी। अब चाहे दोनों कंट्रीज हैं, अगर चाइना और इंडिया की बात करें तो या तो दोनों ही लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे काम करेंगे या फिर कैपिटल इंटेंसिव, अलग अलग नहीं कर सकते। तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि कौन से गुड, मतलब कौन से फैक्टर की वजह से कौन सी कंट्री को ज्यादा लॉस हो रहा है। समझ रहे हो बात को? दोनों कंट्रीज सेम टेक्निक का यूज करेंगी, तभी ये थ्योरी एप्लीकेबल अच्छे से हम लोग कर पाएंगे। फर्दर देयर इज लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का लैक रहेगा, मतलब कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लग रही कि हमको यहाँ से यहाँ तक अपना गुड लेकर जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है। लगेगी तो कम लगेगी, वरना लगेगी ही नहीं। ठीक, फैक्टर एंड्यूमेंट्स आर डिफरेंट इन टू कंट्रीज। ऑफकोर्स बेसिकली दोनों फैक्टर्स जो होंगे, मतलब फैक्टर्स की जो मोबिलिटी रहेगी वो डिफरेंट रहेगी दोनों कंट्रीज में, किसी में ज्यादा किसी में कम। ठीक, द प्रोड्यूस गुड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर इंटेंसिटी। जो भी गुड प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो फैक्टर की इंटेंसिटी पे क्लासिफाई किए जाएंगे। कि भाई जैसे मैंने ये पेन प्रोड्यूस किया, कि ये इसमें अब सोचो, क्या इंक, क्या प्लास्टिक के अंदर एक इंक लेबर भर सकता है? ऑफकोर्स नॉट। प्लास्टिक जो भी रूप में होती है, क्या उसको एक पेन की शेप लेबर दे सकता है? ऑफकोर्स नॉट। तो जो भी गुड प्रोड्यूस किया जा रहा है वो उस बेस पे किया जाएगा कि कौन सा फैक्टर उसमें ज्यादा यूज हुआ। अब यहाँ कैपिटल यानी कि मशीनरी वगैरह ज्यादा यूज होगी ना इस पेन को यूज करने के लिए, तो ये कैपिटल इंटेंसिव गुड हो गया। वहीं अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो वहां लेबर ज्यादा यूज होता है, इसलिए वो लेबर इंटेंसिव हो गया। ठीक, तो जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो फैक्टर इंटेंसिटी के बेस पर क्लासीफाई किए जाएंगे। द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ ऑल द गुड्स इज होमोजीनियस। जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं सबका प्रोडक्शन फंक्शन सेम रहेगा, होमोजीनियस रहेगा। आई होप आपको एजम्पशंस और इस थ्योरी का एक्सप्लेनेशन समझ में आया। थोड़ा सा इन डिटेल हम इसको और पढ़ेंगे और उसका हमें शायद पार्ट 2 ही बनाना चाहिए। वो वीडियो मैं इसके जस्ट बाद ही पोस्ट कर दूंगी विदाउट एनी इंटरप्शन, या ज्यादा देरी नहीं लगाने वाली हूँ। ठीक है, अगर यहां तक एजम्पशंस में और थ्योरी के एक्सप्लेनेशन में, इंट्रोडक्शन में बेसिकली कोई भी डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आई, कमेंट कर दो। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट माई एंड सॉरी, थोड़ी सी तबीयत खराब है मेरी, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि मैं वीडियो रेगुलर रखूं। और प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब कर दो गाइस, शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दो, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दो। एंड स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट पार्ट में हम इसको और ज्यादा डिटेल में समझेंगे। मतलब बेसिकली हम इसका रियल वो समझेंगे कि कैसे दो गुड्स को डिवाइड किया जाएगा, क्या डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है थ्योरी का, क्राइटेरिया क्या क्या है, एंड देन हम इसका क्रिटिसाइज भी करेंगे, इसका क्रिटिसिज्म भी समझेंगे कि ये थ्योरी ज्यादा क्यों नहीं चली या क्यों नहीं चलती है, क्या इसके क्रिटिसिज्म है। ठीक, स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।